गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव अपन पढ़ चुके हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक और मिश्र धातु, ये अपन ने पढ़ा। अगला जो टॉपिक ले रहे हैं ये भी ताप से ही रिलेटेड टॉपिक है ना। इस टॉपिक का नाम है अति चालकता, यानी सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अपन जानते हैं चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अति चालकता पदार्थ का एक विशेष गुण है जिसकी खोज वैज्ञानिक कामर्लिंग ओन्स ने की है। कामर्लिंग ओन्स ने कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ पदार्थों में ताप के संगत एक विचित्र सा व्यवहार देखा। इन पदार्थों के जब ताप में कमी करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। वह एक निश्चित न्यूनतम ताप पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता 0 व चालकता अनंत हो जाती है। इस घटना को ही अतिचालकता कहते हैं। तथा जो पदार्थ ये घटना प्रेक्षित करते हैं या जिनमें ये घटना प्रेक्षित होती है उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। एवं वह ताप जिस पर अतिचालकता का व्यवहार प्रेक्षित होता है उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। क्रांतिक ताप का मान कई घटकों पर डिपेंड करता है। क्रांतिक ताप पदार्थ की क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। क्रांतिक ताप रासायनिक संरचना, दाब आदि अनेक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए क्रांतिक ताप का मान अलग अलग है। सबसे पहले वैज्ञानिक कामर्लिंग ओन्स ने पारे को 4.2 केल्विन, पारा मतलब मरकरी, 4.2 केल्विन तक ठंडा करके इस घटना का अध्ययन किया था। अब ये ताप सब बहुत कम है। अगर इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूं तो 273 को घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब 273 इसमें से लेस करें तो ये कितना हो जाता, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने कम ताप पर यह घटना प्रेक्षित हो रही जिसमें प्रतिरोधकता 0 हो रही और चालकता अनंत। इसीलिए तो इसको क्या कहा, सुपर कंडक्टिविटी है ना। शीशे यानी पीबी के लिए अगर बात करें, ये तो मरकरी के लिए है, और पीबी की बात करें तो पीबी पे ये 7.25 केल्विन। इसको भी अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में अप्रोक्सीमेट में लिखूं तो ये -266 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पीबी में भी ये प्रेक्षित होता है, शीशे में भी। लेकिन प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि ये जो घटना दिखती है ये अति अल्प ताप पर प्रेक्षित होती है, बहुत कम ताप पर। अब आप एक चीज यहां पर यूं सोचेंगे कि सब जैसे चालकों के लिए यानी धातुओं के लिए अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा, तो वहां पर भी तो टेम्परेचर के घटने से रजिस्टिविटी में कमी होती है, लेकिन यहां और वहां में अंतर है। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। यहां कमी बहुत तेजी से होती है। तो ये सब मैं आपको केल्विन में टेम्परेचर दिखा देता हूं और रो है ना। ये 4, ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4।
अपन मरकरी यानी पारे की बात करें तो धातुओं में और इसमें बहुत फर्क है। जैसे देखो टेम्परेचर कम किया तो ये प्रतिरोधकता तेजी से कम होती है और 4.2 केल्विन पे क्या हो जाती है, 0। तो ये व्यवहार चालक से अलग है ना। तो सब कहने का मतलब ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनमें ये घटनाएं दिखती है या देखी जा सकती है। अति चालकता के समय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिससे मेजनर प्रभाव यानी मेजनर इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए सब, तो ये अति चालकता के संदर्भ में। अब सब अति चालक पदार्थ जब हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे, समाज में आ जाएंगे, तो क्या बदलाव होगा, इनके क्या एडवांटेज होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एडवांटेज या यूं कह दो आप उपयोग या क्या प्रॉफिट्स होंगे, है ना। तो सब अति चालक पदार्थ अगर, हालांकि दिख ही रहा है आपको, कोशिश जारी है, पर ये फिर भी अति चालकता अल्प ताप पर ही प्रेक्षित होती। अब इतना ताप लंबे समय तक मेंटेन करना पॉसिबल नहीं, तो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि सब थोड़ा सा उच्च ताप पर ये घटना प्रेक्षित हो। अब क्या एडवांटेज है आप समझो। रजिस्टिविटी शून्य होगी, प्रतिरोधकता शून्य होगी। प्रतिरोधकता के कारण पदार्थ से ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में लॉस होता है। चालक गर्म, जैसे तार गर्म हो जाता है, तार गर्म हो गया तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में लॉस हुई ना। तो अगर अति चालक पदार्थ आ जाएंगे तो उनकी तो प्रतिरोधकता शून्य है, उनकी प्रतिरोधकता शून्य है, तो इसका मतलब अति चालक पदार्थ में ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। उनको एक बार प्रदान की गई ऊर्जा लंबे समय तक कार्य करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी टॉर्च है, 2 सेल से चलती है, सेल 10 दिन ही चल पाते हैं। वही टॉर्च अगर अति चालक पदार्थ से बना दें तो वही 2 सेल से 2 महीने 3 महीने तक चलेगी, क्योंकि अति चालक पदार्थ में तो ऊष्मा के रूप में तो ऊर्जा की हानि होगी नहीं, बस रासायनिक ऊर्जा जो सेल के पास है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रकाश में। तो बहुत सारी जो लॉस होने वाली एनर्जी है वो बच जाएगी, तो सेल ज्यादा समय तक टॉर्च को जलाए रखेंगे। तो अति चालक पदार्थों में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, अर्थात इनको एक बार दी गई ऊर्जा लंबे समय तक कार्यरत बनाए रखेगी। तो जब ये पदार्थ आ जाएंगे तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे पावर सप्लाई लाइन, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत संचरण लाइन। किससे? ये जो हमारे घर में बिजली आ रही है तो एक खंभों पर जो तार आ रहे हैं उन्हीं को कहते हैं पावर सप्लाई लाइन। ये जो विद्युत का पूरे शहर में वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनमें खुद में पावर का बहुत लॉस होता है। मैं एक अगले टॉपिक में एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि वास्तव में बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर अति चालक पदार्थ की लाइन बना दी जाए तो ये लॉस को रोका जा सकता है, ये लॉस रुक जाएगा, है ना। भाई वायर एक बार चेंज करने पड़ेंगे, महंगे होंगे, और लॉस तो हमेशा के लिए रुक जाएगा ना। तो हम विद्युत संचरण लाइन चेंज कर देंगे, हम उच्च शक्ति के चुंबक बना लेंगे, हाई पावर। अब अभी आप नहीं जानते, जब अपन चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आएगा, तो जब अपन चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे तो चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं दिखाऊंगा कि पंखा, कूलर, मिक्सी, आटा चक्की, ये जितनी भी रोटेट होने वाली चीज हैं घरों में हमारे, ये सब चुंबक से चलती है। सब स्वाभाविक है
जब हमारे पास अतिचालक पदार्थ आ जाएंगे तो हम पावरफुल मैग्नेट क्रिएट करवा के इन सभी मोटरों की शक्ति भी बढ़ा लेंगे, इन मोटरों को पावरफुल भी करेंगे, एनर्जी लॉस तो बचेगा ही बचेगा, है ना। इसके अलावा अगर ये पदार्थ व्यवहार में आ जाते हैं तो हम सुपर कंप्यूटर की मेमोरी इंक्रीज कर लेंगे और भी कई सारे काम उसमें कर लेंगे, क्योंकि हम जिन पदार्थों की बात कर रहे हैं वो तो ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। तो स्वाभाविक है, ये तो कुछ सैंपल हैं, पर अगर अतिचालक पदार्थ आ गए तो एक इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में एक नया युग आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं 15 साल देखें, 15 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक इतना नहीं था, आप देखो मोबाइल, टीवी वगैरह सब देखो, तो ये चेंज चलता रहता है। तो हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला चेंज आने की संभावना किससे, अतिचालक, पॉसिबिलिटी क्लियर। तो ये अतिचालक पदार्थ के संदर्भ में। अब सर ये ताप से रिलेटेड फेज जो था, ये अपन ने फेज चौथा क्लियर कर लिया, 4 फेज हो गए। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल की गुंजाइश है ताप के प्रभाव वाले, तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताया तो चालक के। तो सब चालक के लिए अपन ने ताप का प्रभाव का फॉर्मूला निकाल रखा था, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, है ना, जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध आप इससे बता देंगे। अब इसमें सब एक और चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला तो आप तभी यूज करोगे ना जब आपको 0 डिग्री पर कोई रेजिस्टेंस दे। मान लीजिए रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर नहीं दिया, कोई ने कह दिया T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R1 है और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R2 है, तो बताओ R2 का मान बताओ। अब जब ये सिचुएशन आपको किसी ने दी तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप इस इक्वेशन का यूज पहले T1 R1 के लिए करेंगे, फिर इस इक्वेशन का यूज T2 R2 के लिए करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर R0 को कैंसिल करवाएंगे, फिर आपके आंसर में लगेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि वो सोल्व करेंगे आप एक बार इसको डाल के एक बार इसको, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये नहीं है कि सब ये कोई अलग से फॉर्मूला है, ये उसमें आप रख के बनाते, वो मैंने पहले से ही बनू के आपको दिखा दिया, आपको अलग से मेहनत करनी पड़े। तो मैं सब न्यूमेरिकल बताया, तो एक इसका बताया था, एक इसका बताया, दोनों आपके सामने पटक देता हूँ। तो पहले इसका न्यूमेरिकल जिसमें आपको 0 डिग्री दे रखा हो, तो जैसे कॉपर के लिए वह ताप बताइए जिस पर कॉपर का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना। तो इस सवाल में इसने किससे कंपैरिजन कराया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। तो सब मान लीजिए T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ये है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर का प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाए, है ना। तो T डिग्री सेंटीग्रेड का मान बताओ, जबकि अल्फा इसने दे दिया अपने को 4 × 10⁻³ प्रति डिग्री, है ना। तो सब अपने को वो टेम्परेचर पता करना है जिस पर कॉपर का प्रतिरोध उसी के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाए, है ना। तो सब T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध अपन ने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का दुगना रखो उसमें, तो कितना आ गया सब 2R0
1 प्लस अल्फा टी, R0 से R0 कट गया, यानी अल्फा टी 2 में से 1 गया तो 1, यानी टी बराबर 1 अपॉन अल्फा, यानी 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर गया 250 डिग्री। तो सब 250 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जिस पर कॉपर का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये तो 0 डिग्री पर दे दिया। अब एक न्यूमेरिकल इस वाले का, इसमें सब यूं कह दिया कि सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, रेजिस्टेंस दे दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 100 ओम। तो वह टेम्परेचर बताओ जिस पर रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए, जबकि अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा सुन ले सर, इसने कहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध 100 ओम है, तो वह टेम्परेचर बताओ जिस पर रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए, जबकि अल्फा का मान। अब इसमें 0 डिग्री नहीं है, तो ये किससे होगा, ये इससे होगा सर, समझिए। अब मैं उसको उसी से कर रहा हूं इसको, तो इसमें डायरेक्ट देखो कैसे लिख दूं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। ये सब इसी से निकाला है मैंने, है। अब इसको सोल्व करके देखना, यानी T2 माइनस T1 का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 यानी 117 माइनस 100 अपॉन R1 यानी 100 एंड अल्फा 1.7 इंटू 10⁻³ T2 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये तो रहेगा 17 और ये 1.7 इंटू 10⁻⁻1, ये सब 10 टाइम कट गया, 10 ये ऊपर से जाएगा, 10 ऊपर है इसे, तो कितना हो गया 100, यानी T2 बराबर, ये उधर भेज दो, कितना हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब ताप बढ़ेगा तभी प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक में, चालक के लिए हैं दोनों फॉर्मूले, तो ये भी बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो सब 20 डिग्री पर कितना था 100, और 120 डिग्री पर कितना हो जाएगा प्रतिरोध 117। तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। ये सब प्रतिरोध के पर ताप का प्रभाव खत्म, और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल थे। दोनों के एक एक सैंपल मैंने बताई दिया आपको, हर फेज के साथ कोशिश करेंगे कि एक एक न्यूमेरिकल डाल दिया जाए, है ना, पॉसिबिलिटी बनाए रखेंगे, सब पूरी है ना। फिर ये है कहीं थोड़ा बहुत मिस हो जाए तो बाद में बता देना, दूसरे किसी एपिसोड में डाल देंगे, है ना। न्यूमेरिकल ध्यान आता है तो करवा ही देते हैं, अब कई बार ध्यान नहीं आ पाता है ना, तो नहीं आता तो क्या करें, ठीक है सर। अब प्रतिरोध के अभी और भी फेज हैं, प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ साहब, लेकिन अब थोड़ा सा अपन रिलैक्स हो जाएं, इससे एक आध टॉपिक मिसलेनियस लेंगे। अब प्रतिरोध को ब्रेक दे रहे, प्रतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ, और अब क्या है, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो उनको फिर बाद में कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, बाद में फिर फ्लो बन जाएगा, तो एक दो टॉपिक अब बीच में ही डालने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे प्रतिरोध को एक बार अपन भी प्रतिरोध पढ़ते बोर भी हो गए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि अपना वो जो टॉपिक है वो भी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, फिर बाद में तो रिदम बन जाएगी बिल्कुल, है ना। तो सब अब टॉपिक कौन सा है वो देखें आप, विद्युत ऊर्जा
यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है सर, क्लियर है? कहीं ना कहीं से मैच करेगा, ये टॉपिक आपको टच करेगा ना। तो सब ये टॉपिक क्या है? विद्युत ऊर्जा ना। चालक या परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए या धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए, धारा प्रवाहित करो या धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए स्रोत, अब स्रोत में बैटरी भी हो सकती है, आरएससी भी हो सकती है जो आपको सप्लाई देते हैं, स्रोत द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा देते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है साहब, धारा कोई इंसान तो प्रवाहित करेगा नहीं, धारा प्रवाह के लिए तो स्रोत ही लगाना पड़ेगा, सेल, बैटरी वगैरह वगैरह। तो अपन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब चालक या विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए या प्रवाहित या धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत यानी सेल, बैटरी आदि द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि स्रोत को कितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा, है ना साहब? तो ये हमने एक चालक दिखा दिया आर रेजिस्टेंस का, इसके सिरों पर विभवांतर बता देते हैं कैपिटल वी, और इसमें अपन ने धारा प्रवाहित कर दी आई। ये सोर्स से आपने जोड़ दिया, तभी बताया कि वी विभवांतर पर आर प्रतिरोध पर आई धारा प्रवाहित की। अब आई धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश Q T समय तक प्रवाहित हो तो सोर्स द्वारा या स्रोत द्वारा किया गया कार्य, स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर QV। मैंने आपसे कह रखा है कि कार्य की गणना सदैव में किससे करूंगा? विभव विभवांतर के सूत्र से, पूरी 12th में। इसे आप आज से याद करें, चाहे पहले से याद करें, चाहे आगे से, पूरी 12th में से, है ना? क्योंकि Q बराबर IT, इसलिए भाई I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर IT लिखिए। इसलिए विद्युत ऊर्जा, ये कार्य जो आपने किया इसी को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। बोलो सर, W बराबर, ये रख दे मान, VIT। ये लो सर, स्रोत द्वारा किया गया कार्य यानी विद्युत ऊर्जा 1। अब सब इसके 2-3 फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे VIT के पदों में। अब आप कह दो मेरे को तो I और R के पदों में चाहिए, तो V हटाओ, ये लो, क्योंकि V बराबर IR, ये IR रख दूं तो देन W इज इक्वल टू, ये हो गया साहब I² RT, ये लो। अब चीज तो वही है। अब मान लो आप कह दो कि सब मेरे को तो V और R का फॉर्मूला चाहिए, भाई न्यूमेरिकल करोगे ना, इसका यूज किस में करोगे? न्यूमेरिकल में ही करोगे। तो न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में तो सभी पॉसिबिलिटी है कि आपको VIT से भी काम चल जाए, आपका IR से भी काम चल जाए, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो एक ही है। अब जिसमें कन्वर्ट करना चाहो, जैसे आपने कहा कि आपको तो V और R में चाहिए, तो I हटाओ, ये लो, क्योंकि मैं उधर लेगा, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से रख दिया, है ना? अब यहां रखो तो ये आ जाएगा, इसलिए W इज इक्वल टू I रखेंगे तो V² अपॉन R², तो एक R कट जाएगा, यानी V² अपॉन R इंटू T। तो कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा के मैंने 3 रूप लिख दिए। आप तो कोई एक चीज याद रखो, मात्रक यानी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखो, इफ V बराबर 1 वोल्ट
I बराबर 1 एम्पियर एंड t बराबर 1 सेकेंड बाय 1 बाय इक्वेशन 1 है ना। बाय 1 देखें तो W इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड है ना, इज इक्वल टू 1 जूल। चलो तीनों 1 1 1 1। तो सब यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो विद्युत ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। अब मैं बस छोटा सा आपको सिमिलरिटी समानता दिखा देता हूं। आपने 11th में भी ऊर्जा पढ़ी है और वो यांत्रिक ऊर्जा थी। यहां भी वो चीज पढ़ रहे हो, यहां ये विद्युत ऊर्जा है। ये अगर जो दो टॉपिक हैं अपन जो पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक केवल आपको ये समझाना चाहते हैं कि यांत्रिक को विद्युत और विद्युत को यांत्रिक में चेंज कर सकते हैं। ये यूं कह रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं अपने आप को हवा देने के लिए पंखे का मतलब जैसे अखबार गत्ता या हाथ का पंखा इस्तेमाल कर सकता हूं, वो मुझे हवा देते ठंडक महसूस कराएंगे। ये तो वह यांत्रिक कार्य जो 11th में पढ़ा, मात्रक इसका भी जूल ही है। अब ये कह रहा है कि आपको गर्मी लग रही है तो यही काम आपका टेबल फैन कर रहा है, यही आपका सीलिंग फैन कर रहा है, जो आप हाथ से कर रहे थे। ये किसके द्वारा कर रहे हैं? टेबल फैन सीलिंग फैन विद्युत द्वारा। तो ये विद्युत ऊर्जा का किसमें रूपांतरण है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी आपको तो दोनों स्थितियों में ठंडक पहुंची, चाहे ठंडक इस सीलिंग फैन से पहुंचे चाहे हाथ के पंखे से पहुंचे, लेकिन हाथ का पंखा यांत्रिक ऊर्जा है। और ये जो आपको टेबल फैन सीलिंग फैन ये विद्युत ऊर्जा है। काम तो सेम ही हो रहा है, दोनों में परिणाम तो एक ही है कि आपको ठंडक पहुंच रही है, और दोनों अलग अलग है। तो ये आपको टॉपिक यही समझा रहे हैं कि जो आप यांत्रिक रूप से कर सकते हैं वही काम विद्युत भी कर सकता है, या उसी को अपन विद्युत द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक हो गया जूल। अब सब ध्यान से समझना, इसका व्यावसायिक मात्रक ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं व्यावसायिक मात्रक है ना, यानी इसकी कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब है लेन देन में, बेचान में। अभी आपके घर में बिजली का बिल किस में आता है? यूनिट में आता है। अब बोल 200 यूनिट का बिल आया, 300 यूनिट का बिल आया, जबकि बिल तो जूल में आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता, क्योंकि बेचान और खरीदने में एक अलग मात्रक का इस्तेमाल कर रखा है जिसको अपन कहते हैं कमर्शियल यूनिट, व्यवसायिक मात्रक। इस मात्रक को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, यानी आप बोलो बीटीयू या बोटू। तो ये सब विद्युत ऊर्जा को बेचने खरीदने की यूनिट है। विद्युत ऊर्जा को बेचा खरीदा किसमें जाता है? यूनिट में। वो पूरा नाम तो क्या है? पूरा नाम तो बीटीयू है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सारे, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है 12th में भी कई बार। तो आप ध्यान रखना, किलोवाट घंटा बोलो, चाहे बीटीयू बोलो, चाहे बोटू बोलो, चाहे यूनिट बोलो, ये सब एक ही चीज है ना। तो सब एक बीटीयू या एक बोटू या एक यूनिट या एक किलोवाट घंटा, ये सब क्या है? 3.6 × 10⁶ जूल, सब एक ही चीज है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कौन सी यूनिट है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये विद्युत ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट है, यानी व्यवसायिक मात्रक है ये। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सब अपन बेसिकली इस टॉपिक के जरिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव बताना चाहते हैं,
है ना। आपको हीटर, गीजर, विद्युत प्रेस ये समझाने के लिए खुला ये छोटा सा टॉपिक। तो अब अपन उस तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपकी विद्युत ऊर्जा। अब बात को समझो, है ना, कि विद्युत के प्रवाह से गीजर पानी कैसे गर्म कर देता है या हीटर कैसे आग उगलने लग जाता है, वो मेन थीम थी। तो वो अब सुने आप। जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे सिरे की ओर गमन करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य धनायन व इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, टकराकर अपनी गति ऊर्जा खोते हैं। यह ऊर्जा चालक द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। भाई आपको जो मिल रही है, तार का गर्म हो जाना मिल रहा है, अंदर क्या हो रहा है वो मैं सुना रहा हूं। तो ये जो गति ऊर्जा की हानि है इलेक्ट्रॉन के टकराने से, ये चालक से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। और यदि ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो फिर वह प्रकाश के रूप में प्रकट होने लग जाती है, यानी फिर प्रकाश का उत्सर्जन हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गीजर, हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत केतली आदि इत्यादि सब इसी के उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब, अब अपने जो बात कही उसको दिखाना। अब ऊर्जा का किस में कन्वर्जन करना? ऊष्मा में। ऊर्जा का ऊष्मा में कन्वर्जन अपन ने 11 में पढ़ा ही था। ऊर्जा का ऊष्मा में कन्वर्जन किसके अनुसार? जूल के अनुसार। तो जूल के अनुसार, है ना, जब भी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी तो जूल का फॉर्मूला ही काम है। जूल के अनुसार W इज प्रोपोर्शनल टू H, यानी W बराबर JH। क्लियर? यहां पर J समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। कैसे यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं अभी बताता हूं मैं। जैसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो होता 4.1 जूल। हिंदी में लिख देता हूं, ये आपके काम की चीज, जूल प्रति कैलोरी। और अपन इसको क्या लिखते हैं? 4.2 जूल प्रति, राउंड फिगर लिखते हैं ना अपन, तो अपन इसको ये लिखते हैं 4.2। क्लियर? अब मैं यूं कह रहा था, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बस थोड़े से बता देता हूं। ये फॉर्मूला है आपका। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 कैलोरी ऊष्मा है, बस 2 मिनट में समझ लेना आप। 100 कैलोरी ये कितने जूल ऊर्जा के बराबर होगी? रखो उसमें खटाखट। W, J का मान अपन 4.2 रख दें, और कितने कैलोरी ऊष्मा है? तो 420 जूल ऊर्जा आप उससे प्राप्त कर सकते हो 100 कैलोरी ऊष्मा से। उल्टा बोलो, आप 420 जूल ऊर्जा है, W बराबर 420 जूल। इससे कितनी ऊष्मा पैदा कर सकते हो? उसी से निकालो। H बराबर W अपॉन J। W 420 और ये 4.2, कितने कैलोरी? 100 कैलोरी। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि J के द्वारा मैंने कैलोरी को जूल में चेंज कर दिया, और J के द्वारा मैंने जूल को कैलोरी में चेंज कर दिया। इसलिए मैं क्या बोला कि J कोई स्थिरांक नहीं है, बल्कि ये एक रूपांतरण गुणांक है, जो कैलोरी को जूल में, जूल को, इसीलिए तो इसको ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। क्लियर सर? चलो, अपना काम तो, अपने पास तो W है, अपने को तो ऊष्मा बतानी है ना। अतः अपन अपने काम में लेगा। अतः चालक द्वारा उत्सर्जित
ऊष्मा, है ना? बोलो H बराबर W अपॉन J, ठीक है। अब W का मान कोई सा भी रख दो, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। आपने 2 वाला देखा हुआ है कहीं 10वीं में, तो मैं 2 वाला रख देता हूँ ना। 2 वाले से मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहीं देख रहे बाई 2। H W की जगह रख दूं मैं I² RT और 4.18, ये J की वैल्यू रख दी, यानी H इज इक्वल टू 1 में 1 से डिवाइड करोगे 4. तो ये आएगा 0.293। देख लेना, 1/4.18 आता है लगभग। I² RT है ना? अब तो बिल्कुल क्लियर है, जो समझाने की जरूरत ही नहीं। H इज प्रोपोर्शनल टू I², H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T। धारा से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, कन्फर्म। धारा से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो हमने हीटर बना लिया, गीजर बना लिया पानी गर्म करने के लिए, प्रेस करने के लिए विद्युत प्रेस बना ली, क्योंकि हम समझ गए कि धारा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऊष्मा में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ना, I कन्वर्ट इनटू H, R कन्वर्ट इनटू H, I से समझो आप, है ना? तो हम करंट से हीट पैदा कर सकते हैं, और करते हैं। जब हम कपड़े के प्रेस करते हैं तो करंट से हीट पैदा कर रहे हैं। जब हम सर्दी में गीजर के पानी से नहाते हैं तो पानी गर्म किसने किया? करंट ने किया, है ना? तो ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वास्तव में विद्युत धारा ऊष्मा का उत्पादन करती है। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, कर लेते हैं ना। थैंक यू वेरी मच।